हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओ कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप देख रहे हैं हमारे इस नए इनिशिएटिव जिसमें हम लोग जनरल स्टडीज को कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज में जो कि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, इसमें क्लास 11th का फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 14 जो कि रिलेटेड है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वेव्स, टाइड्स, ओशन करंट्स और उससे रिलेटेड चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो वो हमारे वेबसाइट thegeoecologists.com पे अवेलेबल है। आप वहां जाके वो सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये चैप्टर नंबर 14, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और प्लीज वीडियो पे लाइक जरूर करिए, इसको शेयर जरूर करिए बाकी सारे लोगों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है हमारा चैप्टर नंबर 14, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर। और मूवमेंट में हम जब भी बात करते हैं तो हमारे ख्याल में आता है वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स और इनसे रिलेटेड सारी जानकारी। तो इसको हम लोग लास्ट तक देखते हैं क्या क्या दिया गया है इस चैप्टर में। तो सबसे पहली बात जो पहले पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगी वो है कि ये वर्ड डायनेमिक यूज किया गया है। जो भी चीज मूव करता है, चेंज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक। तो ओशन वाटर क्या है? डायनेमिक है। इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जैसे टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी और एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे सन और मून है और हवा है धरती पे, ये सभी चीजें इसको डायनेमिक बनाती है। अब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो ओशन करंट्स एंड वेव्स यानी सरफेस से लगा हुआ चीज जो मूव करता है। और वर्टिकल मूवमेंट यानी ऑब्वियसली डेप्थ की बात हम करते हैं या राइज की बात करते हैं। तो ये दोनों मूवमेंट हमारे धरती पे आप ओशंस में देखने को मिलेगा। तो यही सारी बातें हैं। तो सबसे पहले वेव्स की बात करते हैं। अब वेव जब हम बात करते हैं तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ये इसमें एक क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। अब इसको सिंक्लाइन एंटीक्लाइन भी पढ़ते हैं हम जब फोल्ड पढ़ते हैं तो अगर आपने फिजिक्स में चैप्टर लाइट पढ़ा होगा, वेव्स पढ़ा होगा, कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वही वेव है, बेसिक चीजें वही हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या है कि ये वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विंड। यहाँ पे ओशन के सरफेस पे तो हवा जब चलती है तो एनर्जी ट्रांसफर करती है, इससे वेव जनरेट होता है। और यही वेव जो है वो बहुत सारी चीजों को फर्दर रेगुलेट करता है। तो वेव जहां पे खत्म होता है उस पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं वेव ब्रेक। राइट। और सबसे बड़े वेव कहाँ मिलते हैं? ओपन ओशन में मिलते हैं आपको। फर्दर आप देखेंगे कि ब्रीज ऑफ 2 नॉट्स, ये ध्यान रहे आपको कि 2 नॉट्स की जो हवा या लेस अगर देखेंगे आप काम वाटर पे चलती है तो स्मॉल रिपल्स फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे रिपल्स फॉर्म होते हैं, बड़े वेव्स नहीं होते। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो हवा का स्पीड तो फिर वो बड़े बड़े ब्रेकिंग वेव्स होते हैं। आप अगर बीचेस में जाएंगे तो देखेंगे वेव जो है वो बड़े बड़े क्रैश कर रहे होते हैं वहां पे। तो ये ब्रेकिंग वेव्स बहुत सारे टाइप होते हैं इसके। फर्दर आप बात करेंगे कि मैक्सिमम हाइट कब होता है, तो वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ विंड से इसका एसोसिएशन है कि कितने देर तक हवा चली और एक डायरेक्शन में कितने तेजी से चली, इसके ऊपर उसका हाइट डिटरमिन्ड होता है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई है जो कि आपके वेव डायग्राम से आप देख सकते हैं। क्रेस्ट और ट्रफ आपने देखा डायग्राम में ऑलरेडी। वेव हाइट क्या है? ये जो पूरा एक वेव हाइट हम बनाते हैं एक ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ, तो ये जो पूरा हाइट है दिस इज कॉल्ड वेव हाइट। और इसका हाफ जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। राइट। ऐसे ही इसका फ्रीक्वेंसी को वेव पीरियड कहते हैं, वेलोसिटी है तो स्पीड की बात कर रहे हैं। यही सारी फैक्टर्स को दी गई है एक ही जगह पे। अब बात उठती है कि टाइड्स क्या है। तो टाइड्स क्या है? इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी का रोल है, यानी सन एंड मून ये टाइड को क्रिएट करने में हमारी मदद करती है या इन्फ्लुएंस करती है। और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड का भी थोड़ा रोल होता है, जिसको हम फर्दर टाइडल सर्ज कहते हैं। ये सर्ज जो होता है वो रेगुलर टाइड्स की तरह नहीं होता। ये एक टाइम होता है जब बहुत ज्यादा तेजी से क्या होता है, धरती के लैंड के ऊपर पानी आता है। तो ये सारा टेम्पोरल फैक्टर यानी टाइम फैक्टर के ऊपर भी है। अब बात होती है कि मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइड्स को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि मून हमारे बड़े करीब में है और डिस्टेंस फैक्टर से ग्रेविटी फैक्टर बदलता है। तो आप देखेंगे कि लेसर एक्सटेंट जो है वो सन का ग्रेविटी है, क्योंकि सन बहुत दूर है हमसे। राइट। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब फोर्स दैट एक्ट्स टू काउंटर बैलेंस द ग्रेविटी।
राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, राइट। तो इसको बैलेंस चलता रहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में। सो टुगेदर ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग टू मेजर टाइडल बल्जेस ऑन अर्थ, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। अब टाइडल बल्ज को आपको डायग्राम में देखना है तो आप देखिए, अगर सन यहाँ है, मून यहाँ है, तो टाइडल बल्ज इस तरफ ज्यादा है, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे इधर को टाइडल बल्ज ज्यादा है, क्या सिचुएशन है ऐसी। तो यहाँ पे ग्रेविटी का जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है टाइडल बल्ज के इस तरीके से क्रिएशन से। और क्योंकि मून जो है वो रोटेट करता रहता है तो टाइडल बल्ज भी शिफ्ट होता रहता है। इसको बहुत सारे 3D इमेजेस के थ्रू देखते हैं या आप वीडियोस के थ्रू भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं टाइडल बल्ज जो है ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्स हैव ग्रेटर हाइट। अगर शेल्फ एरिया कहीं पे ज्यादा है तो टाइडल बल्ज जो है वहां पे ज्यादा हाइट लेता है, राइट। और अगर ये मिड ओशनिक आइलैंड्स वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लो होता है। शेप ऑफ बे, एस्चुरी अलोंग कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई और इंटेंसिफाई द टाइड्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि फनल शेप हो या बे शेप हो, यहाँ पे टाइडल मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से बदलता है। और अगर नैरो एरिया है, इसमें अगर टाइड का पानी अंदर गया नैरो एरिया में, तो नैरो एरिया में क्या करेगा वो, एक करंट की तरह, ओशन करंट की तरह या रिवर की तरह काम करता है, उसको हम बोलते हैं टाइडल करंट्स। अब बात करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े टाइड्स कहाँ आते हैं, तो बे ऑफ फंडी है कनाडा में, राइट। नोवा स्कोटिया आप देखेंगे एक जगह है, वहां पे 15 से 16 मीटर ऊंचा टाइड्स आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे इस तरीके के एबनॉर्मल टाइड्स देखने को मिलते हैं। अब टाइप्स ऑफ टाइड्स की बात करें तो क्या है इसमें, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंसेस। तो नाम है सेमी डायर्नल। डायर्नल मतलब सबसे कॉमन टाइड क्या होता है कि दो हाई टाइड और दो लो टाइड अगर 24 घंटे में आए तो इसको सेमी डायर्नल कहते हैं। अगर डायर्नल बोलेंगे तो एक ही हाई टाइड आएगा, वन हाई एंड वन लो इन 24 आवर्स। और कुछ मिक्स्ड होता है, इसमें वेरिएशंस होती हैं, एनॉमलीज होती हैं आपको, जैसे नॉर्थ अमेरिका में बे ऑफ फंडी और बाकी एरिया में। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो टाइड का क्लासिफिकेशन है वो हाइट ऑफ राइजिंग वाटर के हिसाब से आप देखेंगे, जहां पे ग्रेविटी और सन, मून और अर्थ के पोजीशन से रिलेटेड क्लासिफिकेशन है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़े टाइड्स कौन से हैं, स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है, बोथ सन एंड मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग। तो अगर ये अर्थ है और अगर सन एंड मून जो है यहाँ पे एक ही लाइन में आ जाए तो सबसे बड़े टाइड्स क्रिएट होंगे, इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड्स। लेकिन अगर पोजीशन कुछ ऐसा हो जाए कि ये है सन, राइट, ये है मून और ये है हमारा अर्थ, और ये 90 डिग्री पे हो जाए तो फिर यहाँ लो टाइड्स क्रिएट होते हैं, उसको हम बात बोलते हैं नेप टाइड्स। तो ये चीज बड़ा जरूरी है इसको समझना। और डिस्टेंस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टाइड्स में। तो पेरिजी और एपोजी पोजीशन जो है वो मून के ऑर्बिट का क्या है, क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट पोजीशन। क्लोजेस्ट कब है, पेरिजी में, तो सबसे आपको देखेंगे यूजुअली हाई टाइड एक तरफ लो टाइड। और एपोजी में क्या होगा, फार्दर पोजीशन है तो ऑब्वियसली लो टाइडल होगा, एवरेज हाइट कम होगा। ऐसे ही अगर सन की बात करें तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन पोजीशन, तो ऑब्वियसली टाइड दोनों टाइम पे। तो आप देखेंगे पेरीहिलियन में पेरीमीटर आसपास में है सन 3 जनवरी को, तो ज्यादा बड़े टाइड्स होंगे यूजुअली। और एपहीलियन पोजीशन में 4 जुलाई के आसपास टाइडल जो है एवरेज कम होता है हाइट, राइट। और इसमें दो और शब्द हैं, एब एंड फ्लो। तो एब क्या होता है, वाटर लेवल जो है वो जब गिर रहा हो, और फ्लो होता है जब आप देखेंगे व्हेन टाइड इज राइजिंग, तो ये फ्लड क्रिएट करता है लैंड की तरफ, तो फ्लो हो गया। और ये रिटर्न जा रहा है तो ये एब हो गया। ये एब एंड फ्लो बहुत कॉमन है, आप बीचेस पे देखेंगे। अब बात करते हैं कि टाइड्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो टाइडल फ्लोज जो है वो आप देखेंगे, इनके जो फ्लोज हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे इंपॉर्टेंस है नेविगेशन के लिए। जब हमारा वेसल या कंटेनर अंदर आ रहा होता है तो उसको ज्यादा पानी चाहिए होता है, क्योंकि नहीं तो वो अटक जाएगा लैंड के अंदर, सॉइल के अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, हाई टाइड में सारे वेसल्स हम पोर्ट पे लेके आते हैं और फिर वेट करते हैं अगले हाई टाइड का, ताकि उसको हम निकाल के वापस ले जा सके। तो हार्बर्स के लिए, राइट, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे डीसिल्टिंग ऑफ सेडिमेंट्स, रिमूवल ऑफ पोल्यूटेड वाटर, इन सब चीजों के लिए टाइड का इंपॉर्टेंस है। और अब तो हम बात कर रहे हैं किस चीज की,
टाइडल एनर्जी की, राइट। टाइड से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, टरबाइन घुमाने की बात कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और भी एरियाज में, इंडिया में भी हम बात कर रहे हैं कुछ एरियाज में प्रोजेक्ट को रन करने की। तो आप देखेंगे कनाडा, फ्रांस, रशिया, चाइना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर है। और 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है आप देखेंगे सुंदरबंस वाले एरिया में यहाँ पे अंडरवे है, राइट। दुर्गा द्वानी जगह है वहां पे। तो ये बात कही गई है। अब बात करते हैं ओशन करंट्स की। तो ओशन करंट्स प्राइमरली आप देखेंगे जो वाटर में इनिशिएट होता है वो डिफरेंस की वजह से, राइट। अब किस चीज का डिफरेंस है? तो सैलिनिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये जितनी भी बातें हमने की थी उन सब के डिफरेंसेस के साथ विंड, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स, सोलर एनर्जी, ये सारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इसको, राइट। और इसमें कुछ एक टाइड्स जो होते हैं और इसमें जो ओशन करंट्स रन कर रहे होते हैं वो कई बार साइक्लिक वे में जब कर रहे होते हैं तो ऐसे एक पैटर्न क्रिएट होता है जिसको हम जायर्स कहते हैं, राइट। तो ये लार्ज एक्यूमुलेशंस ऑफ वाटर एंड फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड जायर्स। तो ये जायर्स आपको अटलांटिक ओशन में और भी जगह पे बहुत देखने को मिलता है। ऐसे ही कुछ एरियाज में जहां ड्रिफ्ट की बात की गई है, राइट। तो ड्रिफ्ट जो है वो विंड के स्पीड की बात है। तो कई जगह पे आप देखेंगे कि विंड का स्पीड जो है वो 5 नॉट्स के आसपास है या इक्वल है या कम है। तो आप देखेंगे इसमें नाम जो ओशन करंट के है उसमें आपको ड्रिफ्ट मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, राइट। और ऐसे ही कोल्ड एरिया से वार्म एरिया, वार्म एरिया से कोल्ड एरिया ये फ्लो करता है ओशन करंट। डेंसिटी अलग अलग होती है तो इसमें चेंजेस आता है। तो आप टाइप ऑफ ओशन करंट जब देखेंगे तो मेजरली आपको दो तरीके से, एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस करंट और डीप करंट, राइट। तो सरफेस करंट 10% है टोटल करंट्स का, 400 मीटर डीप तक होगा। और उसके बाद 90% तो सारा डीप वाटर है तो उसमें डीप वाटर करंट्स होगा। इसको देने वाले जो है वो है एकमान, एक साइंटिस्ट, इसीलिए इसको एकमान ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ये ध्यान रहे। अब बात करते हैं हम लोग कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट की। तो कोल्ड ओशन करंट कहां से ओरिजिनेट करेगा? ठंडे एरिया से वार्म वाटर की तरफ जाएगा, राइट। तो ये पोलर एरिया से आएंगे, ठंडे एरिया से आएंगे। और वार्म ओशन करंट इक्वेटोरियल एरिया से जाएंगे और पोल की तरफ जाएंगे। तो ये कॉमनली आपको देखने को मिलता है। अब मेजर ओशन करंट जो है वो आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस फ्लो में किस चीज से मिलेगा? विंड और कोरियोलिस फोर्स से। जो टर्न होता है धरती पे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक मैप दिया है। अब ये मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, अगर आप ओशनोग्राफी पढ़ रहे हो तो आप प्लीज ओशन करंट्स को जरूर याद रखिए वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग ईस्टर्न पैसिफिक। यहाँ पे अलास्का दिख रहा है आपको, यहाँ कैलिफोर्निया करंट दिख रहा है आपको, राइट। ऐसे ही यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, फिर यहाँ हम्बोल्ट करंट जिसको पेरू करंट भी बोलते हैं। तो आप देखेंगे ये कोल्ड करंट है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सारा का सारा कोल्ड करंट है। ऐसे ही फॉकलैंड करंट है, कोल्ड करंट है। इधर ब्राजीलियन कोस्ट पे ब्राजीलियन करंट है। फिर ऐसे ही नॉर्थ इक्वेटोरियल, काउंटर इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, ऐसे ही कोल्ड करंट है वेनेजुएला करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है यहाँ पे। फर्दर आप देखें यहाँ से आ रहा है गल्फ स्ट्रीम जो कि वार्म करंट है, लैब्राडोर जो कि कोल्ड करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ से क्रिएट होता है इस तरीके से, यहाँ कैनरीज करंट है। तो इस तरीके से आप सारे करंट्स को मार्क कर लीजिए। अगुलास जो है यहाँ पे आप देखिए मेडागास्कर के पास यहाँ पे, राइट, साउथ अफ्रीकन कोस्ट। उसके बाद ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में यहाँ शामिल हो जाता है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज एक साइकिल यहाँ क्रिएट करता है और इंडियन ओशन में ऊपर यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न होता है और कई बार रिवर्स पैटर्न होता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पैटर्न होता है, डिपेंड्स अपॉन कि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये सारे करंट्स के नेम थोड़े से आप देख सकते हैं। इधर जापानीज कोस्ट पे देखिए नाम है क्यूरोशियो कोल्ड करंट, ओवेशियो, राइट। तो क्यूरोशियो जो है, क्यूरोशियो करंट जो है ये थोड़ा सा वार्म करंट है। तो आप बेसिक एक एक्सरसाइज ये कर सकते हैं कि कोल्ड करंट यहाँ पे दिया गया है डॉटेड लाइन से, तो कौन कौन सा कोल्ड करंट है आपने देखा, और वार्म करंट है जो सॉलिड लाइन से दिया गया है। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है। इस तरीके से आप इसको अगर डिवाइड करके मैप पे याद रखना चाहें तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओशनिक ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सारा टेम्परेचर अगर इक्वेटोरियल जोन में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो बाकी एरिया फ्रोजन होगा। तो इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है विंड और ओशन करंट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है इसका इफेक्ट कि वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कहां पे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, राइट। वहां पे आप देखेंगे कि ज्यादातर कूल वाटर्स हैं, ठंडे
और यहाँ पे आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाएगा साथ में। फिर वेस्ट कोस्ट कॉन्टिनेंट मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड में, यहाँ पे आपको वार्म वाटर दिखेगा, मरीन क्लाइमेट इससे इन्फ्लुएंस होता है। अब बात करते हैं वार्म करंट पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट कहाँ चलता है कॉन्टिनेंट्स के, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में। तो इन सब बातों को स्टेटमेंट में नहीं देख के सबसे अच्छा तरीका है आप हमेशा क्या करिए, मैप के ऊपर देखिए कि कौन से कोस्ट पे किस नेचर का करंट पाया जाता है, वार्म करंट कहाँ है, कोल्ड करंट कहाँ है, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। तो बस ये चीज का एक्सरसाइज जरूर कर लीजिए। इसको अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपके लिए एक ना एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रिटन आंसर में अगर इन्फ्लुएंस पूछा जा रहा है, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको सारी जानकारी अच्छी लगी, समझ में आया। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और प्लीज इन सारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।